हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी आईएमएडी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में उद्यमी क्या होता है, उद्यमी के गुण कौन कौन से होते हैं और उद्यमिता क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया था। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्वामित्व क्या होता है और इस स्वामित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो स्वामित्व क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व क्या होता है, स्वामित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम स्वामित्व देखेंगे। स्वामित्व का कहने का मतलब है, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति या स्वामित्व अर्थात एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है। इस प्रकार का एकल स्वामित्व वह व्यापार संगठन है जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही स्वामी होता है। क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति एक ही स्वामी होता है और व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलापों का प्रबंधन तथा नियंत्रित उसी हाथ में होता है। इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें जो स्वामी होता है यानी प्रबंधन होता है, केवल एक प्रबंधन हो। ठीक, उनके द्वारा जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं औद्योगिक यानी कह सकते हैं कारखाने में, तो सभी का प्रबंधन क्या करे, वो केवल एकल यानी स्वामित्व केवल एक प्रबंधन ही करे, एक व्यक्ति ही करे, वो क्या कहलाता है, हमारा स्वामित्व कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में कार्य किया जा रहा है तो केवल एक प्रबंधन के द्वारा सभी क्रियाकलापें उससे निर्मित किया जाए सके। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे स्वामित्व का एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। वहीं पे बात करें स्वामित्व यानी व्यापारिक स्वामित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, तकनीक शिक्षा के आधार पर, तकनीक शिक्षा के आधार पर यानी कह सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर, ठीक, उन्हें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी किस प्रकार की तकनीक का ज्ञान है, ठीक, उनके आधार पर कौन कौन किया गया, तो तकनीक उद्यमी किया गया और गैर उद्यमी तकनीक उद्यमी किया गया। तकनीक उद्यमी में क्या होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसमें नए नए विचार लाने के लिए प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं प्रबंधन को क्या करता है कि उसका विचार करता है कि ये प्रोडक्ट इतने दिन में इतने मॉडल पे इतने दिनों पर ये सब क्रियाकलाप कर लिया जा सके। और वहीं पे गैर तकनीकी उद्यमी क्या होता है कि इसमें इन सभी चीज़ों से नहीं परिपूर्ण होता, केवल वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को बनवाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो तकनीक स्तर के आधार पर किस प्रकार से उसका लेवल है, ठीक, या फिर स्नातक के आधार पर, डिप्लोमा के आधार पर और शिल्पकार के आधार पर। तो वहीं पे जैसा कि आप लोग को स्नातक हो गया, ठीक, बीए बीएससी हो गया, ठीक, यहाँ पे बीएड हो गया, फिर डिप्लोमा हो गया, ठीक, ये सब इसमें किस में आ जाते हैं, तो स्नातक। और वहीं पे डिप्लोमा हो गया और शिल्पकार उद्यमी के आधार पर, इसमें क्या होता है, तकनीक स्तर के अनुसार हो जाता है, स्वामित्व का वर्गीकरण किया गया है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो क्षेत्र के आधार पर होता है, वहीं पे ग्रामीण उद्यमी हो सकता है या फिर शहरी उद्यमी हो सकता है, यानी कह सकते हैं शहर का रहने वाला उद्यमी हो सकता है यानी व्यक्ति हो सकता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो विधेयता के आधार पर हो सकता है। विधेयता का मतलब कह सकते हैं उन्हें अपाहिज हो सकता है या फिर विकलांग भी हो सकता है, किसी प्रकार का यानी किसी प्रकार के उद्यमी में यानी गुण में किसी भी प्रकार की व्यक्ति में त्रुटि हो। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं तो विकलांग उद्यमी हो सकता है, ठीक, वहीं पे अनुसूचित या पिछड़ी जात का उद्यमी हो सकता है, वहीं पे भूतपूर्व सैनिक उद्यमी हो सकता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यानी उद्योग के आधार पर स्वामित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वैवाहिक तो हो सकते हैं, विवाह हुआ हो या फिर विवाह ना हुआ हो, वहीं पे भागीदार उद्योग के उद्यमी हो सकते हैं और सहकारी उद्योग उद्यमी हो सकते हैं और निजी स्वामित्व उद्योग के उद्यमी हो सकते हैं। इनका क्या है कि यहाँ पे जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व के वर्गीकरण यानी कह सकते हैं आपको 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पाए और बताया गया, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो यानी स्वामित्व 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो एकल स्वामित्व हो गया और साझेदार स्वामित्व होता है। ये इसका मतलब कह सकते हैं एकल स्वामित्व में क्या होता है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है तो केवल उसका मालिक क्या होगा, केवल एक व्यक्ति हो गया। और वहीं पे साझेदारी में क्या होता है कि प्रबंधन जो होता है कि यानी कह सकते हैं जो स्वामित्व होता है, ठीक, कहने का मतलब है अगर कोई भी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर सभी चीज़ों को यानी कह सकते हैं सभी चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से बांटकर अपने साझेदारी कर लेना, फिर उसके फैक्ट्री का निर्माण करना, वो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। वहीं पे हम बात करें यहाँ पे
एकल स्वामित्व डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार के उपक्रम में केवल एक ही उद्यमी समस्त पूंजी की आपूर्ति करता है, वह स्वयं ही उद्योग के संगठित करता है और प्रबंधन करता है। यानी जो फैक्ट्री में कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, जी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो उसमें जो एक प्रकार से कह सकते हैं उनमें समस्त पूंजी होती है या फिर कोई भी कार्य किया जाता है, तो सिर्फ केवल एकल स्वामित्व यानी कह सकते हैं एक ही व्यक्ति ही देखता है वही चीज़ों को। वहीं पे बात करें तो वह ही समस्त जोखिम भी उठाता है। उपक्रम से संबंधित समस्त अधिकारी एवं जिम्मेदारी उसी के पास होती है। उपक्रम में होने वाले समस्त लाभ और हानि उसी के हिस्से में आते हैं। अब कहीं कहीं एकल स्वामित्व के लाभ भी होते हैं और कहीं कहीं एकल स्वामित्व के हानि भी होते हैं। एकल स्वामित्व कहने का मतलब क्या है कि एक ही स्वामी होता है। अगर बाई द वे किसी प्रकार के यानी ज़्यादा साझेदारी, अरे एक प्रकार से हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रकार की जिम्मेदारी उठानी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि एक निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि साझेदारी में बहुत प्रकार से हानि भी हो सकती है। वहीं पर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इसका अनुप्रयोग क्यों किया गया, यानी अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, तो इनके निम्नलिखित अनुप्रयोग होते हैं। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, जहां अधिक जोखिम का भय न हो, यानी स्वामित्व यानी एकल स्वामित्व वहां पर ये कार्य करता है कि ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री का ना निर्माण करके, बल्कि छोटे मोटे यानी कह सकते हैं वहां पे उद्योग कार्य किया जाए, तो वहां पे एकल स्वामित्व काम कर सकता है। वहीं पे बात किया गया ना कि अधिक जोखिम का भय ना हो, यानी ज़्यादा कार्य की जिम्मेदारी करने की भय ना हो, ठीक वहाँ पे ये एकल स्वामित्व चलता है। नेक्स्ट बात करें तो जहाँ एक ही व्यक्ति समस्त प्रबंधन तथा कार्य देख सकता है। एकल स्वामित्व कहाँ प्रवृत्त किया जाएगा कि जितनी भी जिम्मेदारी होंगी वो सभी एक प्रकार से यानी छोटे उद्योगों को चलाने के लिए एकल स्वामित्व के प्रबंधन की जरूरत होती है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो जहाँ स्थानीय बाजार भी उपलब्ध होना चाहिए कि पास में ही अगर किसी प्रोडक्ट की कमी पड़ती है तो जाकर प्रबंधन यानी एकल स्वामित्व उस प्रोडक्ट को ले आ सके, ठीक। इससे क्या होता है कि एकल स्वामित्व में कुछ ना कुछ फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लघु स्तरीय व्यापार के लिए जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और जिसे एक ही व्यक्ति उठा सकता है, उद्योग को इतना बड़ा ना किया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का उपयोग करना पड़े, ठीक। जिससे क्या होगा कि एकल स्वामित्व धन न इकट्ठा कर पाए तो अपना व्यवसाय यानी कह सकते हैं रोजगार न चला पाए, तो वहाँ पे इस यानी एकल स्वामित्व जरूरी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि एकल स्वामित्व छोटे उद्योग कार्य करने के लिए जिसमें क्या होता है कम से कम धन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इसका अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एकल स्वामित्व के लाभ कौन कौन से होते हैं, तो एकल स्वामित्व के निम्नलिखित लाभ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो सरल एवं सुगम, अगर किसी भी कार्य को करना होता है तो वो सरल आसानी के तौर से यानी उस कार्य को कर सकते हैं एकल स्वामित्व। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार की सूचना पहचानी होती है या फिर किसी से बात करनी होती है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इससे क्या होता है कि एकल स्वामित्व में केवल वो खुद ही निर्णय होता है, यानी एक ही स्वामी होता है, तो इसमें कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो आसानी से निर्णय ले सकता है। वहीं पे लचीलापन भी होता है और कम पूंजी की आवश्यकता भी होती है और कम कानूनी औपचारिक की भी आवश्यकता होती है, औपचारिकता की भी आवश्यकता होती है, जल्दी निर्णय भी हो सकता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो उच्च गुणवत्ता का उत्पादन भी हो सकता है, ग्राहकों को व्यक्तिगत ध्यान की भी आवश्यकता होती है, यानी कह सकते हैं रख सकते हैं एकल स्वामित्व। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो प्रेरणा भी दे सकते हैं, अगर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, ठीक, कोई भी श्रमिक नहीं कार्य कर रहा तो उसे एकल स्वामित्व क्या करता है, केवल स्वामी ही उसे यानी श्रमिक को कार्य प्रेरणा दे, ठीक, तो कार्य को क्या कर सकता है, यानी एक रूप से हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक वो कार्य करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो व्यवसायिक के साथ बेहतर संबंध भी हो सकता है। वहीं पे गोपनीयता की बातें भी हो सकती है, किसी को अपनी बातें शेयर भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब क्या होता है कि यानी एकल स्वामित्व के लाभ होते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, तो सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक। वहीं पे अत्यधिक जिम्मेदारी की भी आवश्यकता होती है, यानी अत्यधिक जिम्मेदारी की भी आवश्यकता होती है। वहीं पे व्यक्तिगत सीमाएं की ज़रूरत होती है, कम आयु की भी ज़रूरत होती है, ठीक। वहीं पे बड़े उद्योग की प्रतिद्वंद्विता की भी ज़रूरत होती है और विशेषज्ञों का अभाव भी ज़रूरत होता है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में साझेदारी के बारे में बात करेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।